हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जो लोग मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो सब इस वीडियो से मतलब इस चैनल से जुड़ जाइए। इस वीडियो जो बना रहे हैं हम आपके लिए, इससे जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करवाया जा रहा है। देखिए, एक बार आपको नॉलेज हो जाएगा। देखिए, हमारा सेकंड पेपर है ये। सेकंड पेपर में आज हम पार्लियामेंट्री सिस्टम करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम में जैसे संसद, राज्य विधायिका, कार्यपालिका, ये सब के बारे में करने वाले हैं। कैसे होता है, क्या होता है, कई बच्चों को अभी थोड़ा सा बेसिक हो सकता ना पता हो, तो आज बेसिक जानते होंगे। देखेंगे ये सब संघीय पार्लियामेंट्री सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, आपके पेपर का ये सिलेबस का भाग है। हम पहले आपको सिलेबस दिखा देते हैं। ठीक है, इसके बाद आप क्वेश्चन करिए, मतलब ये जो आपकी थ्योरी है इसको करिए, और कैसे लिखा भी जाता है आंसर ये भी देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए, हमेशा जब भी आंसर वहाँ पर लिखिएगा तो ऐसे डायग्राम कुछ बना के रखिए। मतलब पूरा डायग्राम ही मत बना दीजिएगा, कुछ डायग्राम होना चाहिए। चाहे किसी की भी कॉपी ले लीजिए, आप दृष्टि आईएएस की वेबसाइट पे जाइए, टॉपर की कॉपी देखिए, सब डायग्राम से ही बनाते हैं, ताकि आपका क्या हो, पेपर वाला जो कॉपी चेक करते हैं वो आपका पढ़ सकें। आप ही अभी किसी की थ्योरी एकदम पूरा लंबे से लिखिए, आप नहीं पढ़ेंगे। अगर थोड़ा सा डायग्राम उसमें बना देते हैं तो आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, क्या है, यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था। तो हमारे भारत के जो संविधान है किस पर बेस है, संसदीय व्यवस्था पर बेस है भारत का संविधान। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर होता है केंद्र और राज्य दोनों में सरकार का संसदीय स्वरूप है। क्या है, केंद्र और राज्य दोनों में ही किसका स्वरूप है, संसदीय पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अब देखिए, केंद्र में अगर देखा जाए तो आर्टिकल 74, आर्टिकल 75 में केंद्र में संसदीय व्यवस्था की बात करता है। अब देखिए, संसद किस केंद्र मतलब केंद्र में किससे किससे मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो अगर पूछा जाए कि संसद किससे किससे, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये आपके प्री का क्वेश्चन है, इससे मिलकर बनता है। अगर राज्य मतलब राज्यों में देखा जाए तो राज्यों में तो मेनली ये नहीं कहा जाता कि वहाँ संसदीय प्रणाली है, लेकिन इसी पर बेस है। जैसे यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा होता है, यहाँ पर विधानसभा, विधान परिषद होता है। विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, 6 ही राज्यों में है। जैसे आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तेलंगाना में। इसी 6 राज्यों में आपका विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है। यहीं पर लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब सब जगह है, लेकिन ये काउंसिल जो, ये सिर्फ 6 ही जगह है। अब देखिए, यहाँ पर कौन सा आर्टिकल लिया जाता है, आर्टिकल 163, 164। ठीक है, ये मतलब व्यवस्था करता है। ठीक है, इसके 163, 164। अब देखिए, संघीय व्यवस्था होता क्या है। ठीक है, संघीय व्यवस्था होता क्या है ये भी जान लीजिए। सरकार के, ये देखिए पूरा जो है ये लक्ष्मीकांत का बुक है। ठीक है, हम अलग से कुछ नहीं है, लक्ष्मीकांत का बुक सिर्फ आपको समझाने के लिए वे में, ताकि आप समझ जाएं। ठीक है, अच्छी तरीके से, बस वही है। आप इसके बाद जाइए लक्ष्मीकांत पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। सरकार के संसदीय व्यवस्था का वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। आप पूछेंगे ये कार्यपालिका क्या होता है। ठीक है, ये कार्यपालिका क्या होता है, ये विधायिका क्या होता है। आप सब काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होंगे कि कार्यपालिका क्या होता है और विधायिका क्या होता है। कार्यपालिका क्या होता है, एग्जीक्यूटिव कहते हैं इसको कार्यपालिका को, और ये विधायिका को लेजिस्लेटिव कहते हैं। चलिए, हम बहुत डिटेल में समझते हैं कार्यपालिका और विधायिका क्या होता है। न्यायपालिका भी होता है, लेकिन न्यायपालिका को अलग देखेंगे, सिर्फ यहाँ पर देखते हैं। देखिए, पहले हम विधायिका के बारे में चर्चा करेंगे। विधायिका क्या होती है। देखिए, आपसे अगर कोई पूछे कि विधायिका क्या होती है, लेजिस्लेटिव क्या होता है, तो आप कहिएगा, ये मतलब ये राज्य वाला विधायिका मत समझिएगा। ये दो ही कार्यपालिका और विधायिका में जो बटे होते हैं। विधायिका ये होता है जो कानून बनाता है। विधेयक बनाना, कानून बनाना या बिल बनाने का काम विधायिका करती है। ठीक है, जो कानून बनाता है उसको
काम करने का काम कौन है? विधायिका कहलाती है। और यहाँ पर कानून या बिल को लागू करने का काम कार्यपालिका करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो कानून बनाता है वो विधायिका है और जो लागू करता है वो कार्यपालिका है। अब देखिए यहाँ पर कई चीज़ें हैं। ठीक है, अभी तो मतलब देखिए आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्या क्या होता है। अब पूछे आपसे कि कार्यपालिका, ये कार्यपालिका है ना एग्जीक्यूटिव, इसमें क्या कौन कौन लोग आते हैं? तो इसमें कौन कौन से लोग आते हैं? राष्ट्रपति आएंगे, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी माननीय, वो यहाँ पर आएंगी। उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, मंत्री परिषद आता है। मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री सभी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके किस में आएंगे? कार्यपालिका में आएंगे। अब देखिए कार्यपालिका भी दो तरह की होती है। एक होती है, अगर आपसे पूछे कार्यपालिका कितनी तरह की होती है, दो तरह की। एक होती है अस्थाई और एक होती है अस्थाई कार्यपालिका। अस्थाई में अधिकारी, जैसे मान लीजिए आप आईएएस बन गए तो आप अस्थाई हो गए, ये नहीं है कि 5 साल बाद आपको हटा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो अस्थाई होते हैं, मोदी जी अभी इलेक्शन होगा, मान लीजिए जीतते हैं तो फिर 5 साल बने रहते हैं, अगर हार जाते हैं तो अभी हट जाएंगे, तो वो अस्थाई होती हैं। तो कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, जो अधिकारी आप बनेंगे वो अस्थाई होती है, और जो अस्थाई कौन होती है? जो चुनाव जिनका होगा वो अस्थाई होंगे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अब देखिए ये आपको पता, देखिए अब ऐसे भी पूछ सकता है कि जो कार्यपालिका है और ये विधायिका है, देखिए इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, पहले मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। देखिए क्या होता है कार्यपालिका में, मान लीजिए आपका बजट पेश हो रहा है, बजट कौन बनाएगा? जैसे यहाँ पर जो मंत्री होगा वो विधायिका का भी पार्ट होगा और कार्यपालिका का भी पार्ट होगा। कैसे? जैसे आपका मान लीजिए बजट पेश हो रहा है, निर्मला सीतारमण जी वो क्या रहे आप बजट वो बनाएंगी, या कोई कानून, मान लीजिए कोई कानून, बजट ही रहने दीजिए, कोई कानून बना रही हैं, तो मान लीजिए वो कोई कानून बनाती हैं जीएसटी से लेकर कुछ से भी लेकर, तो क्या हुआ, वो क्या विधायिका का पार्ट होंगी। इसके बाद वही जब लागू करेंगी इस कार्य को, बिल को लागू करेंगी, तब वो कार्यपालिका की मेंबर हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या एक मंत्री विधायिका का भी मेंबर हो सकता है, कार्यपालिका का भी मेंबर हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो विपक्ष होता है, विपक्ष मतलब क्या होता है? जैसे विपक्ष में ये मान लीजिए राहुल गांधी हैं और मतलब और नेता हैं, तो वो सब क्या हैं? विपक्ष के मेंबर हैं, मतलब या अखिलेश यादव, जितने भी नेता हैं ये सब विपक्ष के। तो ये सब सिर्फ विधायिका के ही पार्ट होंगे, क्योंकि वो कार्यपालिका के पार्ट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो कानून को लागू नहीं कर सकते, वो कानून को लागू नहीं कर सकते सिर्फ विधायिका। आप पूछेंगे विधायिका में कौन 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 से होते हैं? विधायिका में लोकसभा और राज्यसभा, मतलब जितने भी लोकसभा के मेंबर होंगे, जितने भी राज्यसभा के मेंबर होंगे, वो आपके विधायिका के ही पार्ट होते हैं, चाहे वे अपोजिशन में हो चाहे वो गवर्नमेंट में हो, वो सब विधायिका में ही आते हैं। ठीक है, ऐसे ही राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, जैसे यहाँ केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा, राज्यों में विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद। तो ये होता है आपका लेजिस्लेटिव और कार्यपालिका। तो अगर आपसे कोई अब एक वर्ड में पूछे कि विधायिका कौन होते हैं, तो कह दीजिएगा जो बिल बनाने का काम करते हैं, कानून बनाने का काम करते हैं, वो विधायिका के अंदर आते हैं। जो आपको लागू करते हैं वो कार्यपालिका के अंदर आते हैं। तो लागू तो राष्ट्रपति ही करते हैं ना, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद यही तो लागू करेंगे। ऐसे थोड़ी है कोई ऐसा कोई, चाहे वो मतलब सर गवर्नमेंट का ही, मतलब एनडीए या बीजेपी का ही लोकसभा सदस्य हो, राज्यसभा सदस्य हो, लेकिन अगर वो मंत्री नहीं है तो वो कार्यपालिका का नहीं वो हो सकता भाग, क्योंकि वो जब अगर मंत्री नहीं है, वो साधारण एमपी है। ठीक है, तो वो कैसे आपका ये कार्यपालिका का होगा? लेकिन जो मंत्री होगा वो विधायिका का भी पार्ट होगा और कार्यपालिका के भी पार्ट होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मंत्री होता है क्या विधायिका कार्यपालिका का पार्ट होता है? हाँ, दोनों का पार्ट होता है वो मंत्री। लेकिन जो एक साधारण होता है एमपी, चाहे वो लोक विपक्ष का हो चाहे वो गवर्नमेंट का हो, वो सिर्फ विधायिका का ही पार्ट होता है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो। ठीक है, आई होप आपको विधायिका के बारे में, कार्यपालिका के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए
इसमें एग्जाम्पल ले लीजिए किससे, जैसे अमित शाह जी का ले लीजिए एग्जाम्पल, हम निर्मला सीतारमण जी का एग्जाम्पल लिए थे। अब इसमें क्या ले लेंगे एक एग्जाम्पल किसमें, सर जो अभी किसी भी सांसद का ले लीजिए, मान लीजिए वरुण गांधी का ले लीजिए, वो क्या हैं, सिर्फ सांसद हैं, तो वो विधायिका के पार्ट हैं, कार्यपालिका के पार्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही याद रखिए। अब देखिए कार्यपालिका दो तरह की तो हो गया। संसदीय सरकार को क्या कहते हैं, संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार कहते हैं, उत्तरदायी सरकार कहते हैं, सरकार का बेस्ट मिनिस्टर स्वरूप भी इसको कहते हैं। ब्रिटेन, जापान, कनाडा भारत में संसदीय सरकार बनाती है, ठीक है, भारत में संसदीय सरकार बनाती है। अब देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति सरकार को गैर उत्तरदायी सरकार कहते हैं, गैर संसदीय, इसमें संसद होता नहीं, निश्चित व्यवस्था कहा जाता है। अमेरिका, ब्राज़ील, रूस, श्रीलंका, ये सब क्या हैं, राष्ट्रपति सरकार, यहाँ पर राष्ट्रपति प्रमुख होते हैं। आइवर जोनिक्स ने कहा था कि संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा है। किसने कहा है, आइवर जोनिक्स ने कहा है कि संसदीय व्यवस्था ये कैबिनेट व्यवस्था है। अब देखिए मेंस का ये क्वेश्चन बनता है, पूछता है कि संसदीय सरकार की विशेषताएं आप बताइए, कौन कौन सी संसदीय सरकार की व्यवस्था विशेषताएं हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम की विशेषताएं कौन है। अभी जो ये हमने आपको ऊपर बताया, ये सिर्फ हम आपको ओवरव्यू बताएं कि कौन कौन से आपके हो सकते हैं, ठीक है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट। लेकिन क्वेश्चन आपके मेंस पेपर में ये पूछा जाएगा संसदीय सरकार की विशेषताएं बताइए। जितना इतना मैं लिखा हूँ अगर ऐसे लिख देंगे तो जितना नंबर रहेगा लगभग 10 नंबर का अगर रहेगा तो 8 लगभग 6 तो नंबर दे ही देगा, ठीक है, जिस प्रकार से ये लिखा, क्योंकि सब पूरा किससे, लक्ष्मीकांत से, ठीक है। अब देखिए आप पूछेंगे अब 6 नंबर क्यों, क्योंकि उतना नंबर नहीं मिलता जितना आप सोच रहे होंगे, 8 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, संसदीय सरकार की व्यवस्थाएं विशेषताएं क्या होती है। संसदीय सरकार क्या होती है, नामित होती है और वास्तविक होती है। पूछेंगे ये नामित कौन होता है, नामित आपका राष्ट्रपति होता है। नामित मतलब नाम मात्र का होता है, ठीक है, ये मतलब इनका सिग्नेचर सिर्फ हो जाता है बस, और इनको मतलब कुछ मतलब वास्तविक पावर नहीं होती है। वास्तविक पावर किसके पास होती है, प्रधानमंत्री मोदी जी के पास पावर होती है। आर्टिकल मतलब अभी मोदी जी हैं तो उनका मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। आर्टिकल 74 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था है। किसमें, आर्टिकल 74 में। तो देखिए ये किसका, प्री का क्वेश्चन हो गया। तो आर्टिकल 74 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था है। अब देखिए ये कहा गया था कि 42वें और 44वें संविधान संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में, और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978 में। इसमें कहा क्या गया था कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना बाध्य कर दिया गया था। जैसे चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे अमित शाह जी हों, गडकरी जी हों, कोई भी कानून बनाएंगे तो उनको मानना पड़ेगा राष्ट्रपति को। पहले ऐसी नहीं था लेकिन अब बाध्य कर दिया गया 42वें और 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1976-78 में, ठीक है। ऐसे आप बना देंगे तो वो देखने वाला भी एग्जामिनर होगा अच्छे से देखेगा आपका कॉपी, ठीक है। अब देखिए पहला तो वो ये विशेषताएं में क्या करेंगे, नामित और वास्तविक कार्यपालिका, जो आपके मन में आएगा जितना भी फैक्ट पता होगा लिख दीजिएगा। इसके बाद दूसरी व्यवस्था क्या लिखेंगे, बहुमत प्राप्त दल का शासन। प्रधानमंत्री की नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों की नियुक्त पीएम की सलाह से किया जाता है। अब क्या होता है, जैसे अभी लोकसभा का इलेक्शन होगा, लोकसभा का इलेक्शन मान लीजिए मोदी जी जीत गए, या मान लीजिए राहुल गांधी जी जीत गए, कांग्रेस जीत गई, तो क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा वोट पाया रहेगा वो जाएगा आपको राष्ट्रपति के पास, वो बताएंगे मतलब राष्ट्रपति देखेंगे हाँ सबसे ज़्यादा वोट इन्हीं का, तो राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे। शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएंगे। इसके बाद मोदी जी या राहुल जी जो भी जीतेगा वो कहेंगे कि हमारे जितने मंत्री हैं उनको भी आप शपथ दिलवाइए, ठीक है। तो वो राष्ट्रपति मतलब मंत्रियों की भी शपथ दिलाता है। तो अगर आपसे पूछे प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मंत्रियों की नियुक्ति पीएम की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ठीक है। सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है, देखिए मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, विशेषकर लोकसभा के प्रति। अगर आपसे पूछा जाए, एक क्वेश्चन पूछा गया है प्री में, कई बार पूछा गया है कि सामूहिक उत्तरदायी
मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायी किसके प्रति होता है? तो मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायी संसद के प्रति होता है, याद रखिएगा, संसद के प्रति होता है, वो भी विशेषकर लोकसभा के प्रति। 3 विशेषता हो गया, नामित वास्तविक कार्यपालिका, बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है, सामूहिक उत्तरदायी। जितना आपको दिमाग में याद रहेगा थोड़ी थोड़ी चीज़ें, उतना वहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। बहुत लोग को बोरिंग लगेगा, ये वीडियो नहीं पसंद आएगी। मैं कहता हूँ चाहे इसको 25-30 ही लोग देखेंगे, 200 लोग देखेंगे, लेकिन जो लोग देखेंगे कम से कम उनका मेंस की तो तैयारी हो रही है। सभी कुछ आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम करवाते हैं, जो सिलेबस में दिया है वही टॉपिक लाते हैं लक्ष्मीकांत से, जो आपकी बुक है, चाहे यहाँ लक्ष्मीकांत है, हिस्ट्री आपकी ज्योग्राफी में एनसीईआरटी लाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपका चलता रहेगा हमारा, ठीक है। और प्री तो चलता ही रहता है 8 बजे। राजनीतिक एकरूपता क्या है? सामान्यतः मंत्रिपरिषद के सदस्य एक ही राजनीतिक दल से सॉरी संबंधित होते हैं, इसी तरह उनका समान राजनीतिक विचारधारा होती है। अब मतलब ये आप क्या लिखेंगे, 1 2 3, ये चौथा है, सॉरी ये 4 नंबर का था, ठीक है। तो ये राजनीतिक एकरूपता क्या होता है? कैसे? जैसे मान लीजिए कोई मंत्री बना, ऐसा कभी देखे हैं कि एक मंत्री कांग्रेस का बन गया, एक मंत्री आम आदमी पार्टी का बन गया, एक मंत्री बीजेपी का बन गया? ऐसा नहीं होता। एक ही जो पार्टी रहेगी, जिसके पास बहुमत रहेगा, उसी का मंत्री बनता है। तो जैसे बीजेपी का इस समय बहुमत है, तो बीजेपी के ही सब मतलब मंत्री बने हैं। मतलब एनडीए के, आप कह सकते हैं एनडीए का भी बन सकते हैं, मतलब अगर वो एनडीए में है, मतलब उनके ग्रुप में शामिल है, मतलब बीजेपी के जो ग्रुप है उसको एनडीए बोला जाता है, ठीक है। तो एनडीए में अगर जो शामिल हो वो भी मंत्री बन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ये एक कांग्रेस के बन जाए, एक आम आदमी पर। तो यही कह रहे हैं कि जो उनकी विचारधारा होती है, एक ही राजनीतिक दल से होते हैं वो, और उनकी विचारधारा समान होती है, तो राजनीतिक एकरूपता होती है मंत्रिपरिषद में, ठीक है। उनका सोचने समझने का तरीका एक ही होता है। बाद में वो सब अलग हो जाएं, मतलब ऐसे ही होता है, तो टूट जाते हैं, इधर मतलब कुछ चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं, तो वो सब अलग है। लेकिन ये देखिएगा, राजनीतिक एकरूपता एक ही होती है, ठीक है। मतलब एक ही सोचने विचारने की क्षमता होती है, राजनीतिक विचारधारा होती है। तो ये आप याद रखिएगा। दोहरी सदस्यता क्या होती है? देखिए, मंत्री विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों का सदस्य होता है। अभी हम आगे ऊपर बताए थे क्या, जैसे मंत्री कोई होगा वो कार्यपालिका, वो विधायिका और कार्यपालिका दोनों का सदस्य होगा। कैसे? जैसे विधायिका में क्या आता है, विधायिका में आपका लोकसभा राज्यसभा आता है। जैसे विधायिका का नाम आए, आप लोकसभा राज्यसभा केंद्र में करिएगा, राज्य में विधान परिषद विधानसभा करिएगा, जहाँ विधानसभा परिषद होगा वहाँ करिएगा, नहीं होगा नहीं करिएगा, ठीक। ऐसे आप दिमाग। और कार्यपालिका जब आएगा तो राष्ट्रपति, प्रधान, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सब करिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, दोहरी सदस्य। मान लीजिए कि ये आपके क्या है, मान लीजिए नितिन गडकरी जी हैं, कोई बिल लाएं रोड से रिलेटेड, ठीक है, कि यहाँ पर अब टोल प्लाजा हट जाएगा पूरा, या कुछ भी कोई बिल लाएं, तो वो क्या हुआ, वो किसके पार्ट हैं? पहले तो वो संसद के पार्ट हैं, मतलब सांसद के ही पार्ट हैं, संसद के पार्ट हैं, तभी तो बिल लाएंगे। इसके बाद वो जब बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो कार्यपालिका के हो जाते हैं, क्योंकि वो लागू कर रहे हैं। अब देखिए इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई भी व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने मंत्री नहीं बन सकता। चाहे आप राज्यसभा का मंत्री बनिए, अपर हाउस का, चाहे लोअर हाउस का मंत्री तो बनना ही पड़ेगा आपको। अब आप कहेंगे सर तो कई लोग हम बिना मंत्री बने ही, मतलब बिना संसद बने ही मंत्री बन जाते हैं। हाँ, 6 महीने के लिए आप बन सकते हैं, ठीक है। हमारा संविधान कहता है कि आप 6 महीने के लिए बनिए, 6 महीने बाद कहीं राज्यसभा में अगर कहीं सीट उठ खाली हो रही है तो वहाँ पर आपको भर दिया जाएगा गवर्नमेंट की, मतलब जिसका बहुमत होगा सरकार की तरफ से, या लोकसभा में कहीं सीटें अगर इलेक्शन पास होगा तो वहाँ से भर दिया जाएगा, कुछ भी होगा। कैसे करके आपको सदस्य बनना ही पड़ेगा। तो यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो मंत्री बनता है, तो उसे 6 माह के अंदर सदस्य बनना ही होगा, ठीक है। मान लीजिए मान लीजिए मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं आपको कह दिया चलिए आप रोड एंड टैक्स मिनिस्टर, रोड मिनिस्टर बन गए, ठीक है, नितिन गडकरी वाला, मतलब वो मैं आपको दे दिया। तो अब क्या किया,
आप कहेंगे मैं तो संसद का सदस्य हूँ नहीं, ना लोकसभा का हूँ ना राज्यसभा का हूँ, तब मैं आपको क्या करूँगा, राज्यसभा में जब इलेक्शन होते ही रहते हैं 2 साल बाद, वो उसमें आपको रख दूंगा। मतलब 6 महीने के अंदर ही होना चाहिए, ये नहीं कि मैं 1.5 साल के लिए तो आपको मतलब उसमें एक्सटेंड कर दूं। 6 महीने के अंदर आपको सदस्य बनना ही पड़ेगा, चाहे वो राष्ट्रपति, आप राष्ट्रपति के थ्रू जो 12 क्षेत्रों में चुने जाते हैं उसमें से ही बना दें, ठीक है। तो कैसे भी सरकार का उत्तरदायी होता है वो बनना ही है। दोहरी सदस्यता ये हो गया। अब देखिए ये प्रधानमंत्री का नेतृत्व। देखिए प्रधानमंत्री क्या होता है, एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाता है। मतलब क्या होता है, जैसे बारात जा रही है, बारात में क्या होता है, जो लड़के के पिताजी हैं वही नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाते हैं पूरे शादी में, ठीक है। तो वही होता है यहाँ पर भी। आपका ये बारात समझ लीजिए पूरा, यहाँ पर प्रधानमंत्री ही सब जगह अपना मतलब हर चीज़ मोदी जी से ही पूछ के किया जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि कोई मंत्री अपने आप से कोई काम करते, ठीक है। तो यही होता है मंत्रिपरिषद की भूमिका। सरकार की व्यवस्था में प्रधानमंत्री के नेतृत्वकर्ता की भूमिका, वह सरकार का नेता होता है। सरकार का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। गोपनीयता छठवां है। प्रधानमंत्री गोपनीयता के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, ठीक है। तो जो मंत्री होते हैं वो गोपनीय दिखते नहीं, जब शपथ लेते हैं तो कहते हैं हम गोपनीयता। ऐसा क्या एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, मान लीजिए अगर बजट पेश करने आ रही हैं निर्मला सीतारमण, और उनका बजट पेश होने से पहले लीक हो गया, ठीक है। हो सकता है पेपर तो लीक हो रहा है तो बजट हो सकता है लीक हो जाए, लेकिन वो नहीं लीक होगा, पेपर तो लीक होगा, बजट नहीं लीक होगा, ठीक है। क्योंकि पेपर बच्चों का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बजट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप जो सोचे क्या इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है पेपर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए एक स्टूडेंट के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसके लिए पेपर ही उसका बजट है, ठीक है। मंत्री गोपनीयता के अगर उनका क्या हुआ, बजट लीक हो गया तो उनको इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक है। ये आपको उनको पूरी तरह से इस्तीफा दे देना पड़ेगा गवर्नमेंट से, ठीक है। तो ये है आपका इतना। तो आप अगर कोई विशेषता पूछे तो पूरा विशेषता की हेडिंग तो याद रख लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप बना के खुद ही लिख सकते हैं, जब आपके पास दिमाग में कंटेंट रहेगा तो आप वहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा डायग्राम वाराम बना के तो आपको नंबर मिल ही जाएगा। संसदीय सरकार की अगर मैं विशेषता पूछूं कि 250 वर्ड में लिखिए या 150 वर्ड में लिखिए, तो एक हेडिंग याद रख लीजिए, नामित और वास्तविक कार्यपालिका, बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, राजनीतिक एकरूपता होती है। या राजनीतिक एकरूपता तो आपको विचार में आना चाहिए, एक मंत्री कोई बनेगा तो एक ही दल के बनेंगे, ये नहीं कि 50 दल के बन जाएंगे, ठीक है। अगर वो एनडीए में नहीं है तब मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि एनडीए में अभी मान लीजिए लोजपा है तो लोजपा से कोई बन गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, एक ही मतलब एनडीए से ही होना चाहिए। दोहरी सदस्यता, तो जो विधायिका मतलब जो मंत्री होगा वो विधायिका कार्यपालिका दोनों का सदस्य होता है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व, गोपनीयता, तो ये सब मतलब हेडिंग तो याद ही रख लीजिए, ठीक है। इसके बाद तो आप कर ही देंगे। तो आज जान लीजिए आपका एक क्वेश्चन ही तैयार हो गया। यहाँ पर देखिए सिलेबस में, ये सिलेबस है आपका, सिलेबस में आपको दिया गया है। अगर आपसे पूछे कार्यपालिका क्या होता है तो अब आप बता देंगे हाँ कार्यपालिका होता क्या है, ठीक है। ऐसे ऐसे आप जैसे ऐसे इसी टाइप तैयार किया करिए, पहले सिलेबस देखिए तब टॉपिक देखिए, क्योंकि सभी सभी बुक इतनी लेंदी लेंदी होती हैं, आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, कम पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।